Welcome class 7th. In today's class, students, in our previous class we have started geography chapter first, our environment, and in that video we have discussed about some new key terms and about environment. हम लोगों ने पढ़ा था कि environment क्या है, साथ ही साथ हमने टाइप ऑफ एनवायरनमेंट भी पढ़ा था. There are two types of environment, natural environment and human made environment. Today we will discuss on natural environment. आज हम लोग natural environment समझेंगे कि ये है क्या. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन मेड environment को भी पढ़ेंगे. Natural environment क्या है? All gifts of nature such as land, water, air, plants and animals form a part of the natural environment. हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ इन्वायरमेंट है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. और जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो नेचुरल हैं और हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होंगी. जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, माउंटेन एंड मैनी मोर थिंग्स. बहुत सारे एग्जांपल्स इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं. इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लिविंग वर्ड्स. हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने की टर्म्स में पढ़ा कि वो सारी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स हैं, जो हमें किसी भी लिविंग बीइंग से मिल रही हैं, वो सब कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे या जिनमें लाइफ है, लाइक प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स इंक्लूडिंग मैन. Abiotic components are referred to as physical or non-living, which include land, air and water. तो ये बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह की चीज़ें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं. तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. अब एलिमेंट्स, हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके कितने पार्ट्स हैं? उसके 4 पार्ट्स हैं. 4 तरीके से हम देख सकते हैं नेचुरल चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. वो क्या क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. वी विल डिस्कस अबाउट ईच इन डिटेल. सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर के लिए. लिथोस्फीयर क्या है? द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? हमारे अर्थ का, हम अर्थ पर रहते हैं, हमारे अर्थ का जो आउटर मोस्ट यानी वो पार्ट जिस पार्ट पर हम चलते हैं, सबसे बाहरी हिस्सा जो है जिसमें सॉइल हमें देखने को मिलती है, रॉक्स मटेरियल्स मिलते हैं, है ना, ये पार्ट हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है. तो लिथोस्फीयर भी हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है क्योंकि वो हमारे चारों तरफ का ही पार्ट है ना. लिथोस्फीयर क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए? हमारे लिए वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंड प्रोवाइड करता है. हाउसेस, रोड्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल वर्क जो हम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो सब कुछ हम कहाँ कर रहे हैं? लिथोस्फीयर में कर रहे हैं. हम अर्थ के सरफेस पर ही तो कर रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो हमारे अर्थ की है उसी पर तो कर रहे हैं, यानी हम लिथोस्फीयर पर कर रहे हैं. तो लिथोस्फीयर हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोमेन है. हम लोग बहुत सारे मिनरल्स भी लिथोस्फीयर से पाते हैं, है ना. हम रहते भी लिथोस्फीयर पर भी हैं, चलते भी लिथोस्फीयर पर हैं, और हमारे डेली जो किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं डेली लाइफ में वो भी हमारे लिथोस्फीयर में ही कर रहे हैं. तो हमारा जो फर्स्ट डोमेन है हमारे एनवायरनमेंट का वो है लिथोस्फीयर. Our second domains of the environment is hydrosphere. अब हम हाइड्रोस्फीयर समझते हैं. हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज़ कवर्ड बाय वाटर. हमारे अर्थ का वो पार्ट जो कि वाटर से कवर्ड है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. हमारे अर्थ के का ऑलमोस्ट 71% जो पार्ट है वो हमारे अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इसे वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है. और इसमें कौन कौन से वाटर बॉडीज़ इंक्लूड हो रहे हैं? हर तरह के वाटर बॉडीज़, जैसे ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स,
बेस, आइस कैप्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर, हर तरह के जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सब कुछ इंक्लूड होकर हमारा हाइड्रोस्फीयर क्रिएट करते हैं, है ना। हमारे अर्थ पर भी लाइफ हम अगर सपोर्ट लाइफ जो हम जी रहे हैं या सरवाइव कर पा रहे हैं अर्थ पर, तो वो क्यों कर पा रहे हैं, इसी हाइड्रोस्फीयर की वजह से, यानी इन वाटर की वजह से, क्योंकि हम बिना वाटर के तो नहीं जीवित रह सकते। कोई भी जीव जंतु, कोई भी लिविंग बीइंग जो होगा वो बिना वाटर के नहीं रह सकता। यानी हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोमेन कौन हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वाटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। फ्रेश वाटर हमारे डोमेस्टिक वर्क के लिए हेल्प करता ही है, साथ ही साथ हम एग्रीकल्चरल वर्क भी और दूसरे वर्क भी हम इस वाटर से के हेल्प से ही करते हैं, यानी वाटर के द्वारा ही करते हैं। इसलिए हमारा इन्वायरमेंट का ये पार्ट जो वाटरी एरिया होगा, जो वाटर से कवर्ड है, यानी वो 70% पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो हमने दो तरीके के डोमेन्स पढ़ लिए एनवायरनमेंट के, कौन कौन से, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। थर्ड डोमेन्स ऑफ द environment is the atmosphere. The blanket of air that envelops the earth is called the atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे अर्थ का सरफेस तो हो गया हमारा लिथोस्फेयर, देन वाटरी एरिया हो गया हाइड्रोस्फेयर। अर्थ के ऊपर का जो एरिया आता है, जो एयरी एरिया है, यानी जहाँ पर डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, है ना। हम लोगों को पता है कि हम ऑक्सीजन को से ब्रीदिंग कर रहे हैं, उनके अलावा ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारे गैसेस हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, है ना। वो जो एरिया है, जो गैसेस का ये एक ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ को कवर करता है चारों तरफ से। तो ये एरिया, ये ब्लैंकेट जो एयर और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ये एटमॉस्फेयर कहलाएगा। यानी जो हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर को ही देख रहे हैं, है ना। और क्या होता है, ये इसकी जो थिकनेस है, इसकी जानकारी एग्जैक्ट कि ये कितना ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे अर्थ के सरफेस से, यानी जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स दूर तक हमारा ये जो अर्थ का एरिया है, अर्थ के ऊपर का एरिया है, ये ब्लैंकेट जो है गैसेस का, वो लगभग 1600 किलोमीटर दूर तक यही हमारा एटमॉस्फेयर है। इस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। यानी इन 1600 किलोमीटर का जो एरिया है हमारे सरफेस से लेकर, जो हम हमारे अर्थ के चारों तरफ का ऊपर का हिस्सा हम देखते हैं, है ना, आसमान की तरफ, तो यहाँ पर 1600 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन हमारा 21% यहाँ पर मिलता है, और जो 1% हमारा बच रहा है उसमें डिफरेंट टाइप के और भी गैसेस हैं, लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे वाटर वेपर्स, है ना। बहुत ज़्यादा हीट जो हमें मिल रही है हमारे अर्थ को, तो जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वो इवेपोरेट भी हो रहा है, तो वाटर वेपर्स भी हमारे इसी एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्हीं 1600 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ डस्ट के पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल्स भी मिक्स हो जाते हैं और ये बनाता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर हम कह रहे हैं कि ये गैसेस से बना हुआ है, तो ये गैसेस क्यों हमारे अर्थ के ही चारों तरफ फैली हुई हैं, ये उड़कर दूर क्यों नहीं चली जाती हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा सा क्या है आंसर है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है ना। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो हम और तुम और हम सब लोग अर्थ पर चल फिर सकते हैं या अर्थ पर हैं, है ना। तो इसी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ के अर्थ में, वो अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है, यानी इस ये जो ब्लैंकेट है एयर का, उसको अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये एनवलप गैसेस का बना हुआ, एयर का बना हुआ जो एनवलप है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, स्थिर है, रुका हुआ है ना। तो क्यों अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना। और डिफरेंट टाइप की जो दूसरी गैसें हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स को हेल्प कर रही हैं सर्वाइव करने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे यहाँ पर मिल रहा है ना, वो क्या हेल्प कर रहा है, वो हमारे प्लांट्स को हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर करते हैं ना। तो और उनके लिए भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहा है ये एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो अगर सर्वाइव कर रहे हैं, प्लांट्स और ट्रीज सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ में करते हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब कुछ हम लोग इन्हीं वेजिटेशन से ही लेते हैं ना। ये सारे प्लांट्स और ट्रीज़, ये क्रॉप्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर भी ना सिर्फ हमारे लिए हेल्प करता है, बल्कि हर तरह के लिविंग बींग्स जो हमारे अर्थ पर हैं उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये क्या था, ये थर्ड डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट था। ब्रीदिंग के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट गैसेस हैं वो और भी अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करती हैं हमें सरवाइव करने के लिए। जैसे सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज़ होती हैं, अगर वो डायरेक्टली हम पर पड़ती हैं या अर्थ के सरफेस से आकर उस पे हिट करती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा बैड रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, एनवायरनमेंट हमारा बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये गैसेस कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो उन रेज़ को कंट्रोल करती हैं और हल्की कर देती हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं या वो डायरेक्टली हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। तो ये और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर क्या करता है, डेज़ और नाइट का जो टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते रहते हैं, है ना। जैसे प्रेशर, ह्यूमिडिटी और सनशाइन तो मैंने बताया ही, इनको भी हमारा एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है। यानी ये गैसेस की जो लेयर है, ये जो गैसेस का एनवलप है ना, ये गैसेस का जो ब्लैंकेट है, ये हमें प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन जैसी चीज़ों से भी हेल्प करता है, कंट्रोल करता है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ के वेदर को और क्लाइमेट को भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना एटमॉस्फेयर के हमारे अर्थ में कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। हम सब कुछ बैरन हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो फिर हमारे लिए लाइफ गैस यानी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तभी यहाँ पर लाइफ है ना। तो एटमॉस्फेयर इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एयर का या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है कि कितने अमाउंट में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं। तो मैंने पहले भी देखा हम लोगों ने, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो रिमेनिंग हमारे 1% बच रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, डस्ट जैसे चीज़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे हमारे फोर्थ डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट की तरफ। जो चौथा हमारा पार्ट है एनवायरनमेंट का वो है बायोस्फीयर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि लैंड सरफेस हमारा लिथोस्फीयर है, एरी एरिया हमारा एटमॉस्फेयर है, वाटरी एरिया हाइड्रोस्फीयर है। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, water and air interact with each other to support life is called biosphere। बायोस्फीयर क्या है, वो एक जोन जहाँ पर ये तीनों ही जो हम लोगों ने डोमेन्स पढ़े वो मिल रहे हों, यानी हमारा लिथोस्फीयर लैंड एरिया, लिथोस्फीयर वाटरी एरिया हाइड्रोस्फीयर, और हमारा जो एरी एरिया है एटमॉस्फेयर, वो तीनों ही एक जगह पर मिल रहे हों और इंटरेक्ट कर रहे हों, और तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों लाइफ के लिए, है ना। तो वो पार्ट या वो जो हमारा सराउंडिंग है, जो हिस्सा होगा जो हमारे आसपास पाया जा रहा है, वो बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर जो हमारा है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, और एक लैटिन वर्ड है स्पेरा जिसका मतलब है टोटल रेंज, यानी लाइफ की टोटल रेंज, यानी हर तरह की लाइफ एक साथ जब इंक्लूड हो जाती है, यानी
हमारे जो हमने पढ़ा, लैंड एरिया में रहने वाली लाइफ, एटमॉस्फेयर में रहने वाली लाइफ, हाइड्रोस्फीयर में रहने वाली लाइफ, ये सब लाइफ जब टोटल रेंज में आ जाती है, एक साथ आ जाती है, यानी मैंने बताया कि जहाँ पर एक साथ सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल रेंज ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, है ना? क्लियर हो रहा होगा। और लिविंग बींग्स का मतलब क्या है? लिविंग बींग्स का मतलब एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही सूक्ष्म होगा, बहुत ही छोटे, जो हमारे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस होंगे, वहाँ से लेकर ट्रीज़, एनिमल्स और बड़े जो ह्यूमन बींग्स हैं या बिग एनिमल्स हैं, उन सबको इंक्लूड करता हुआ हमारा बायोस्फीयर क्रिएट होता है ना? हमारे अर्थ की यही एक ख़ास बात है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइप के जो लाइफ हैं वो पाए जाते हैं, है ना? और इसी डाइवर्सिटी को, ये लाइफ की जो डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और ह्यूज साइज़ के, बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी एनिमल्स या फिर जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना? हर तरह के लोग मिल जाते हैं, हर तरह की लाइफ यहाँ पर देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी है ना? इसी चीज़ को हमारे अर्थ की खास बात मानी जाती है, इसीलिए हमारा अर्थ क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला प्लैनेट या फिर बायोडाइवर्सिटी वाला प्लैनेट कहलाता है ना? तो समझ में आ गया होगा बायोस्फीयर। दिस इज़ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर है। देखो इमें इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इधर लेफ़्ट साइड पे ब्लू पार्ट जो है वो क्या है? वो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, वाटरी एरिया है। बगल में हमारे राइट साइड पर लिथोस्फीयर है, यानी लैंड है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर पर में एक्वाटिक एनिमल्स हैं, है ना? और लिथोस्फीयर पे भी हम ऊपर देखते हैं तो प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स, वॉर्म्स वगैरह और दूसरे तरीके के भी जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं, है ना? ऊपर हम आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी एयरी पार्ट में, गैसियस पार्ट में देख रहे हैं हम कि वहाँ पर बर्ड्स भी उड़ रही हैं, जा रही हैं, यानी एक तरह की लाइफ वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर पे भी मिल रही है ना? तो बायोस्फीयर क्या है? वो पार्ट जहाँ पर तीनों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना? इस पिक्चर में हम लोग साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों ही एक साथ देखने को मिल रहा है, तीनों ही इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, है ना? तो ये पार्ट क्या है? ये हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? तो अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थ के स्पेयर्स यानी हमारे एनवायरनमेंट के जो 4 डोमेन्स हैं, हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें, उन्हें हम 4 कैटेगरीज़ में देख सकते हैं। लिथोस्फीयर यानी हमारा सॉलिड अर्थ, हाइड्रोस्फीयर हमारे चारों तरफ जो वाटरी एरिया है, ऑल वाटर फाउंड ऑन अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर the gases that surrounded the earth, its air, and biosphere, all life on earth, है ना? तो ये चारों मिलकर क्या क्रिएट कर रहे हैं? हमारे अर्थ का स्पेयर यानी हमारा एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, that's all for today, and in our next class I will tell you about human made environment, है ना? वो environment जो humans के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन होमवर्क यू हैव टू लर्न ऑल की टर्म्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड ऑल की टर्म्स आर गिवन इन योर ज्योग्राफी बुक एंड राइट ऑल की टर्म्स इन योर फेयर कॉपी। ठीक है? और ये सब कुछ करने के बाद उसको होमवर्क भी चेक कराना है, सबमिट करना है अपने क्लास ग्रुप में। And if you have any doubt, any question regarding this class, regarding previous class, you are free to ask to me, or you can type your question in your class group. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.